नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दर्शकों, आज हम आपकी जानकारी के लिए, आपकी जागरूकता के लिए एक बेहद अहम जानकारी के साथ हाजिर हुए हैं। चूँकि साइबर क्राइम हो या तरह तरह के ऑनलाइन फ्रॉड, इससे कहीं ना कहीं देश में या प्रदेश में, हमारे शहरों में लोग अक्सर शिकार हो जाते हैं। अनजाने में ही सही, ऑनलाइन ठगी के जो मामले आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप परेशान होते हैं। क्या करना चाहिए, सरकार या पुलिस किस तरह से आपके लिए मददगार हो सकती है, इसको लेकर कभी कभी सही जानकारी ना होने से चक्कर काटते हैं या मन मार कर घर बैठ जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से साइबर क्राइम को लेकर या कहें हम ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस सक्रिय है, उसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसे जब मामले होते हैं, ऐसे ठगी के जब आप शिकार हो जाते हैं तो करना क्या चाहिए। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड में एसटीएफ के प्रभारी इंचार्ज हैं और साइबर मामलों के एक्सपर्ट हैं अजय सिंह जी। हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर जब प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाएं तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सर, बहुत कॉमन हो गया है कि ऑनलाइन ठगी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं, खासकर महिलाएं ठगी का शिकार हो जाती हैं। जानकारी न होने से मन मारकर घर बैठ जाती हैं। क्या है ये ट्रेंड, आजकल चल क्या रहा है? देखिए, साइबर अपराध कोई नई चीज़ नहीं, पहले भी अपराध होते थे, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे हैं सभी लोग, जो है आजकल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन कर रहे हैं। और ख़ासकर कोविड के दौरान भी जो होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो, सभी चीज़ की प्राथमिकताएं आ गई हैं, समय के साथ परिवर्तन हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के साथ साथ हमें जो उसके प्रिकॉशन है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम कोई भी नई चीज़ को अपना लेते हैं लेकिन उसमें जो प्रिकॉशन चाहिए उसको नहीं ध्यान देते। जैसे आजकल ठगी के नाम पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग ठगी हो जाए या आपको कोई जॉब ऑफर देकर ठगी कर लेता है। विभिन्न प्रकार के ठगी के तरीके चल रहे हैं जो बदलते रहते हैं समय के साथ। लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं या जो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ऑनलाइन का, वो उसकी सावधानियों को अगर ध्यान में रखेंगे तो उनके साथ कभी भी इस तरह का साइबर फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, अगर फिर भी अगर किसी तरह वो उसके शिकार हो जाते हैं तो तत्काल अभी हमारे जो राज्य सरकार के सहयोग से और हमारी भारत सरकार गृह मंत्रालय के सहयोग से इसमें एक ऑनलाइन जो हमारा शिकायत का नंबर है 155260 साइबर हेल्पलाइन है। अगर आप इस पर ठगी का शिकार होते हैं और तत्काल सूचना देते हैं इस पर अपने, तो इसमें एक पोर्टल के माध्यम से, वो MHA का पोर्टल है जिस पर सभी विभिन्न बैंक वॉलेट जुड़े हुए हैं, तत्काल उसकी शिकायत उस पर दर्ज की जाती है। और पैसा अगर फ्रॉड के द्वारा अगर कहीं नहीं निकाला गया है तो पैसा उसको होल्ड कराकर और जो विक्टिम पीड़ित या पीड़िता है उसके अकाउंट में 2 से 3 दिवस में वापस आ जाता है। इसकी एक प्रक्रिया है जो कंप्लेनेंट फ़ोन करता है, उसको समझाकर और उसके पूरे फॉर्म को फिलअप कराकर ऑनलाइन चला जाता है। और साथ ही साथ थाने पर भी उनका ऑनलाइन 24 घंटे के अंदर उनकी शिकायत को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अच्छा, क्या वजह है कि उत्तराखंड में जब आपने कई केसेस ऐसे खोले जिसमें LIC को लेकर है या नौकरी को लेकर है या बड़े ब्रांडेड है कंपनियां हैं जो शॉपिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए मशहूर हैं, उन सब के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है। खासकर अगर उत्तराखंड की बात करें, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, महिलाएं हैं, वो खास टारगेट होती हैं। किस तरह से आपने देखा है ट्रेंड क्या बदल रहा है? देखिए, ट्रेंड 3-4 तरह की चीज़ें हैं ऑनलाइन में। जैसे आपने कहा पॉलिसी के लिए, देखिए हर व्यक्ति आज की डेट में, चाहे हेल्थ पॉलिसी हो चाहे अन्य लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको लेता है। साथ ही साथ जॉब के लिए भी है, क्योंकि जब से कोविड और सब आया है तो हर आदमी घर बैठ कर चाहता है कि उसकी नौकरी है तो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क कर ले, तो ऑनलाइन जॉब ऑफर्स को भी वो देखता है। साथ ही साथ जो नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं KYC के, बैंक के जो KYC अपडेट करने के नॉर्म्स होते हैं, तो साइबर फ्रॉडस्टर को पता है कि जो पब्लिक है वो किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करती है, तो उसी तरह के वो मैसेजेस या लिंक या ऐसी ऑफर्स को फ्लोट करते हैं जिससे कि आम पब्लिक का रोज़मर्रा का काम होता है और उसमें लोग कहीं ना कहीं उस झांसे में फंस जाते हैं और उसकी सच्चाई, मतलब जो उसकी सत्यता है, वो बिना जाने उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या कोई ऐसा OTP अपना बता देते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त जो उनका फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। तो अगर सतर्कता रखें और कहीं गलती से भी अगर ऐसा हो जाए तो साइबर हेल्पलाइन 155-260 पे करें। साथ ही साथ NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है गृह मंत्रालय का, उसमें भी ऑनलाइन है। अभी तक 5685 लोगों ने ऑनलाइन, उत्तराखंड के लोगों ने ही शिकायत दर्ज कराई, जिस पे कार्रवाई चल रही है और बहुत सारे में कार्रवाई की जा चुकी है। अच्छा, आपने कई फर्जी कॉल सेंटर्स का भी खुलासा किया। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं छोटे जो राज्य हैं वो टारगेट पे होते हैं। जो यूथ है हमारा, जो बेरोजगार सड़कों पे है, कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है और कॉल सेंटर्स में जॉब की तलाश में वो ऐसे गिरोह में आ जाता है चंद पैसे के लालच में। यूथ को क्या मैसेज देंगे कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी को देखे तो, लेकिन इस तरह के काले धंधे में या गलत धंधे में ना उतर जाए कि उसका कैरियर बर्बाद हो जाए? देखिए, जो कॉल सेंटर, इस तरह के फर्जी कॉल सेंटर, अच्छे कॉल सेंटर भी हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ फर्जी कॉल सेंटर है जिसमें बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर आपको ऑफिस बनाने के लिए या जो अपार्टमेंट या जो भी आप लेते हैं, थोड़ा अन्य जैसे दिल्ली, गुड़गांव में आप
खोलेंगे उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो इस कारण से वो यहाँ आते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यूथ हैं उत्तराखंड के, पढ़े लिखे हैं, टेक्नो सेवी हैं, काफ़ी लिटरेट हैं, वो उनको यहाँ पर ईजिली अवेलेबल 10 से 20 हज़ार की नौकरी पर उनको अवेलेबल हो जाते हैं। जो उनको गुड़गांव, दिल्ली या बड़े शहरों में, बेंगलोर में अगर कॉल सेंटर इस तरह फर्जी काम के लिए खोलते हैं तो हाईली पेड करना पड़ता है। तो इसलिए वो ऐसी छोटी जगहों पर जहाँ लिटरेट लोग मिल जाए, ऑफिस सस्ता मिल जाए, आकर यहाँ पर अपनी एक्टिविटी करते हैं। जो हमारा यूथ है वो उन चीज़ों को शुरू में नहीं समझ पाता है कि जिस कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ वो हमें अब हमारी सर्विसेज जो है उनके माध्यम से जो काम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसे जॉब पर जाएं तो वेरीफाई जरूर करें ओनर कौन है इसके, और उसकी सत्यता जरूर जान लें कि किस प्रकार का काम वहाँ पर होता है। अच्छा, हमारे जो दर्शक वो जानना चाहेंगे कि जब वो गूगल पे टाइप करते हैं, फिर चाहे फेक आईडीज़ हो या फेक वेबसाइट्स हो, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फेक है या रियल है? चाहे फिर वो बड़े बड़े फ्लिपकार्ट हो या तमाम तरह के जो आप खुलासे करते हैं फेक आईडीज़ के, उसका पब्लिक को कैसे जानकारी हो कि फेक है या रियल है? हाँ देखिए, जो अभी क्या काफ़ी महीनों से चल रहा है एक हेल्पलाइन नंबर कि आप कोई किसी ऑर्डर के लिए किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं और आपके पास फ्रॉडस्टर का फ़ोन आ जाता है। तो पहली चीज़ आपके पास 2 चीज़ें वेरीफाई करने की कि गूगल को भी वैसे इस मामले में नोटिस हमारी तरफ से दिया गया है, साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने नंबरों को फेक आईडी बनाकर, फेक वेबसाइट बनाकर गूगल के हेल्पलाइन पर अपलोड कर देते हैं, और एक ऑप्टिमाइजेशन एक सिस्टम होता है जिसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है। अगर मैं किसी चीज़ को सर्च करूँगा तो अगर मैं साइबर फ्रॉडस्टर हूँ, मैंने कोई नंबर अपलोड किया हुआ है, ऑप्टिमाइज होकर सबसे पहले वो शो होगा सर्च में। लेकिन सबकी सत्यता जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ऐसे फेक नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं होती, इसके बाद कॉल आपके पास वापस आती है कि आप हमें हेल्पलाइन में कॉल कर रहे थे, या मुझे इस जगह से मैं बोल रहा हूँ बैंक से, आप हमें कॉल कर रहे थे, बताइए क्या बात है। और वो अपनी सारी डिटेल या उससे शेयर कर लेते हैं, जानते हुए, सोचते हुए कि मेरे पास हेल्पलाइन से ही नंबर या जहाँ मैं मिला रहा था वहीं से आया। उसकी सत्यता जानने के लिए जब भी आप उस नंबरों पे कॉल करेंगे तो कॉल उस पर रिसीव नहीं होगी, कॉल उधर से आएगी। तो इट मीन्स आप पहली बार वेरीफाई कर लें, अगर कोई आपको कॉल करता है तो उसको कॉल बैक करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये नंबर अगर उठ रहा है, घंटी जा रही है, तो इट मीन्स कि सही नंबर है। और दूसरा, ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं जिस पर आप सर्च करके वहाँ से नंबर लें। आप नॉर्मल गूगल पे डालकर नंबर सर्च करेंगे तो उस पर बहुत सारे नंबर होते हैं जिसमें फेक नंबर भी होता है। तो अगर इन चीज़ों का प्रिकॉशन रखेंगे तो ऐसे साइबर फ्रॉड से आप बच सकते हैं। अच्छा सर, चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि ऑनलाइन ठगी होती है, अपराधी कौन है, छिपा हुआ है, बिहाइंड द कर्टेन है वो। चैलेंजेस और उसको तक पहुंचने में किस तरह के आपको मेन फोकस करना पड़ता है कि आप उस तक पहुंच जाएं, जो विक्टिम है उनका पैसा वापस आ जाए? चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, चैलेंजेस काफ़ी हैं, ये सिर्फ उत्तराखंड पुलिस के लिए नहीं, ये पूरे देश भर के लिए चैलेंज है। देश क्या, पूरे मतलब कहा जाए विदेश में भी सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो पहले अपराधी आता था वो घटनास्थल पर आके अपराध करता था, तो वो सीसीटीवी फुटेज में हो, चाहे हम उसको और तरीक़ों से उसको पकड़ते थे, या हमारे पास ऐसे विटनेस होते थे जो उसको पहचानते थे, या कोई घटना में पकड़ने की संभावना ज़्यादा रहती थी। अब आज की डेट में जो मुलजिम है या जो अपराधी है, साइबर अपराधी, वो देश क्या विदेश के किसी भी कोने में बैठकर एक फ़ोन कॉल, मेल या अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड करता है। उसके लिए सबसे आभासी दुनिया में उसकी पहचान नहीं है, तो उसके लिए हम उसको ट्रैक करने के लिए उसकी जो डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं, जैसे पहले लोग आते थे फिजिकली क्राइम करने के लिए तो हम उसको ट्रैक करते थे, उसके फिंगरप्रिंट लेते थे या कोई फोटोग्राफ। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स जो उसकी एक्टिविटी है उसको फॉलो करते हैं। दूर दराज के लोग हैं, वहाँ जाते हैं तो फेक आईडी होती है या फेक अकाउंट होते हैं, वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिलता, या कोई गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके नाम पर धोखाधड़ी से अकाउंट या वो खोल लिया गया रहता है। तो दिक्कतें हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ने जिस तरह से काम किया, यहाँ पर संगठित जो साइबर अपराधी हैं उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ देश के लेवल पर भी सभी पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक प्लेटफॉर्म पर है। गृह मंत्रालय के द्वारा भी I4C और अन्य प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं जिसमें सबका कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इन्फोर्समेंट भी बढ़ेगा, और पब्लिक में जो जागरूकता का हम लेके चल रहे हैं, एक सेकंड स्टेप की पब्लिक को जागरूक करें, तो हम वहाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम कर सकते हैं जो फ्रॉड हो रहा है। आखिर में सर, हमारे जो दर्शक है, खासकर बुजुर्ग और महिलाएं जो घरों में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं बड़ा टारगेट होते हैं ऐसे अपराधियों को, उनको आप क्या सलाह देंगे, और अगर ऐसा होता है तो आप तक कैसे पहुंचे? हाँ देखिए, पहली सलाह यही है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का खुल के प्रयोग करें, लेकिन जो उसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं उस सिक्योरिटी फीचर्स के नॉर्म्स को फॉलो करें। और आप कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई शक संशय होता है कि हाँ ये मैं फंस सकता हूँ, तो अपने परिवार में भी डिस्कस करें। इन्वेस्ट करने से पहले व्यक्ति को वेरीफाई करें, उसके ऑफिस को वेरीफाई करें, कहाँ उसका ऑफिस है। कोई पॉलिसी लेते वक्त उसके कार्यालय में जाएँ या उसको बुलाएं, अपने पास फिजिकल वेरीफाई करें। जरा सा भी आपको शक लगता है, कोई कॉल आ रही, कोई मैसेज आ रहा है, आपको लगता है कि कोई सोशल मीडिया पे मुझे हैरेस कर रहा है या मेरी फोटोग्राफ को ऐसा वायरल कर रहा है, तो तत्काल अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो, चाहे 155 260 है हेल्पलाइन, उस पर करें। इसके साथ ही साथ NCRP जो भारत सरकार के गृह
गृह मंत्रालय का पोर्टल है, उस पर भी आप कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने की। दर्शकों, ये थे अजय सिंह जी। साइबर क्राइम को लेकर जिस तरह से लगातार उत्तराखंड पुलिस नए नए खुलासे कर रही है, उससे ये पता चलता है कि सिर्फ बड़े महानगरों में ही नहीं, छोटे राज्य हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी जो अपराधी हैं ऑनलाइन, उनकी नज़र है। लेकिन इन सबको आप रोक सकते हैं अपनी जागरूकता से। फिर भी अगर आप शिकार हो जाते हैं तो घबराइए नहीं, जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ शिकायत दर्ज कराइए। 155 260 ये नंबर याद रखिए। कहीं भी घर बैठे आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज कराइए और यकीन रखिए कि आपका जो भी मामला है, जो भी शिकायत है, जल्द से जल्द निवारण होगा। जागरूकता ही बचाव है और इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करिए या ट्रेडिंग करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।